चलिए कल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 3 अकेली का यह अध्याय है ना। पिछली बार हमने पढ़ा था कि राधा जो थी बुआ, सोमा बुआ की भाभी, उसने अपनी बुआ को मना कर दिया कि उस कार्यक्रम में मत जाओ, चलो छुट्टी हो गई। इतने सारे लोग आएंगे, किसको पता चलेगा कि सोमा बुआ आई कि नहीं आई। राधा ने समस्या का सीधा सीधा हल बता दिया, परंतु सोमा बुआ जो थी वो सामाजिक प्रवृत्ति की थी और उसका सोचना था, उसका मानना था कि बड़ा बुरा मानेंगे अगर मैं नहीं गई तो, है ना। सारे शहर के लोग जाएंगे और मैं समधिन होकर नहीं जाऊंगी तो यही समझेंगे कि देवर जी के मरने के बाद संबंध भी तोड़ लिए। इस प्रकार से सोमा बुआ सोचने लगी और फिर आगे बोली, नहीं नहीं राधा, तू ये अंगूठी बेच ही दे, है ना। तो उसने क्या कहा सोमा बुआ ने कि अंगूठी को बेचा और उन्होंने आंचल से गांठ खोलकर एक पुराने जमाने की अंगूठी राधा के हाथ में रख दी। फिर बड़े मिन्नत भरे स्वर में बोली, तू बाजार जाती है न राधा, तो इसे बेच देना और जो कुछ ठीक समझे खरीद के ले आना, ताकि मैं अपने समधन के यहाँ जाकर कुछ भेंट दे सकूं। बस शोभा रह जावे इतना ख्याल रखना, इतना ध्यान रखना कि बस थोड़ा सा मान रह जाए। इस प्रकार से सोमा बुआ ने कहा। फिर गली में बुआ ने चूड़ी वाले की आवाज़ सुनी तो एकाएक उनकी नज़र अपने हाथों की भद्दी मटमैली चूड़ियों पर जाकर टिक गई। जैसे ही सोमा बुआ ने चूड़ी वाले की आवाज़ सुनी तो उनका ध्यान अचानक कहाँ गया, अपने हाथ पर। जो उन्होंने चूड़ियाँ पहन रखी थी वो बहुत पुरानी और खराब जैसी लग रही थी। तो उसने सोचा कि कल समधियों के यहाँ जाना है, जेवर नहीं है तो कम से कम कांच की चूड़ी तो अच्छी पहन लें। पर एक अव्यक्त लाज ने उनके कदमों को रोक दिया कि कोई देख लेगा तो। लेकिन दूसरे ही क्षण, अगले ही पल उसने अपनी इस कमजोरी पर विजय पाती सी वह पीछे के दरवाजे से पहुंच गई और 1 रुपया कलदार खर्च करके लाल हरी चूड़ियों के बंद पहन लिए। कलदार मतलब कुछ पैसे, 1 रुपये के कुछ पैसे में उन्होंने क्या किया, जाकर चूड़ियाँ खरीदी और पहन ली। पर सारे दिन हाथों को साड़ी के आंचल में ढके ढके फिरी। पर उनको, सोमा बुआ को ये आभास हो रहा था कि लोग नई चूड़ियाँ देखेंगे तो क्या समझेंगे, इसलिए वो क्या करती थी, अपने हाथों को साड़ी के आंचल में ढके ढके घूमती थी, फिरती थी। ठीक है। शाम को राधा भाभी ने बुआ को चांदी की एक सिंदूरदानी, एक साड़ी और एक ब्लाउज का कपड़ा ला कर दिया। सब कुछ देख पाकर बुआ बड़ी प्रसन्न हुई और वह यह सोचने लगी कि जब वे सब देंगी तो उनकी समधिन पुरानी बातों की दुहाई दे देकर उनकी मिलनसारिता की कितनी प्रशंसा करेंगी। वह सोचने लगी, सोमा बुआ सोचने लगी कि इस प्रकार से मैं भेंट दूंगी तो हमारी समधन जो है वो पुरानी बातों की याद करते हुए और सोमा बुआ के व्यवहार को देखते हुए उसकी प्रशंसा करेगी। उनका मन पुलकित होने लगा, उनका मन खुश होने लगा। अंगूठी बेचने का गम भी जाता रहा, है ना। सोमा बुआ को अपने
बच्चे की पुरानी याद की बची हुई अंगूठी को भी बेचने का दुख निकल गया। उन सामानों को देखा तो पास वाले बनिए के यहाँ से एक आने का पीला रंग लाकर रात में उन्होंने क्या किया, साड़ी को रंग दी। साड़ी में सफ़ेद साड़ी पहनकर, शादी में सफ़ेद साड़ी पहनकर जाना क्या अच्छा लगेगा, यह सोचते हुए उन्होंने अपने साड़ी का कलर को बदलने का मन बना लिया। रात में सोई तो मन कल की ओर दौड़ रहा था कि कल शादी में क्या क्या होगा, कैसे मैं जाऊंगी, कैसे मैं पहनूंगी, कैसे मैं अपने समधन से मिलूंगी। इस प्रकार से वो रात में ही सोचने लगी। दूसरे दिन 9 बजते बजते खाना का काम समाप्त कर डाला। सुबह के 9 बजते बजते उन्होंने क्या किया, अपने घर का पूरा खाना बना लिया और अपनी रंगी हुई साड़ी देखी तो कुछ जची नहीं। फिर ऊपर राधा के पास पहुंची और पूछी, क्यों राधा, तू तो रंग बिरंगी साड़ी पहनती है तो बड़ी आब रहती है, बड़ी खूबसूरत रहती है, चमक रहती है, इसमें तो चमक आई नहीं। इस प्रकार से सोमा बुआ ने कहा। फिर बताया राधा ने, तुमने कलफ जो नहीं लगाया अम्मा, थोड़ा सा मांड दे देती तो अच्छा रहता, अभी दे लो, ठीक हो जाएगी, बुलावा कब का है। इस प्रकार से राधा ने पूछा कि इसमें आपने मांड नहीं दिया। मांड मतलब कहने का अर्थ यह है कि धोने का जो तरीका होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, चावल का बचा हुआ पानी में ही साड़ी को धो देते हैं तो उसमें थोड़ा सा चमक आ जाती है साड़ी में। इस प्रकार से उसने बताया कि आपने इसे मांड नहीं दिया है, मांड दोगे तो बढ़िया हो जाएगा, अभी भी कर सकते हो, बुलावा कब का है, इस प्रकार से पूछ लिया। अरे नए फैशन वालों से मत पूछो, ऐन मौके पे बुलावा आ जाता है। ठीक है, तो सोमा बुआ ने क्या बोला कि नए फैशन वाले लोग हैं, अभी तक तो बुलावा आया नहीं है, ऐन मौके पर भी बुलावा आ जाता है, लेकिन फिर भी 5 बजे का मुहूर्त है। इस प्रकार से सोमा बुआ ने बताया, दिन में कभी भी बुलावा आ जाएगा। इस प्रकार से सोमा बुआ ने राधा को बताया। राधा भाभी मन ही मन मुस्कुरा उठी। राधा मन ही मन मुस्कुरा रही थी कि सोमा बुआ का इतना अपने लोगों से लगाव है कि अभी तक बुलावा न आने पर भी वे इस प्रकार की बातें कह रही हैं कि बुलावा आ जाएगा। बुआ ने साड़ी में मांड लगाकर सुखा दिया, फिर एक नई थाली निकाली, अपनी समय के दिनों का एक बुना हुआ क्रोशिया एक छोटा सा मेज पोश निकाला। ठीक है, क्रोशिया का एक छोटा सा मेज पोश निकाला, मतलब एक प्रकार से जाली वाला कपड़ा जो क्रोशिया से बना होता है वो निकाला, और थाली में साड़ी, सिंदूरदानी, एक नारियल और थोड़े से बताशे सजाए, फिर जाकर राधा को दिखाया। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने थाली को सजाया। फिर सन्यासी महाराज सवेरे से इस आयोजन को देख रहे थे। उनके जो घर वाले थे, जो हरिद्वार से आए थे 1 महीने के लिए, उसके इस प्रकार के पूरे आयोजन को देख रहे थे कि किस प्रकार से तैयारियां कर रही हैं। उन्होंने कल से ही लेकर आज तक कोई 25 बार चेतावनी दे दी थी। उनके जो सन्यासी महाराज थे वे लगभग 25 बार बोल चुके थे कि यदि कोई बुलाने ना आए तो चली मत जाना। इस प्रकार से सन्यासी महाराज ने उसे बता दिया था, नहीं तो ठीक नहीं होगा, इस प्रकार से कहा। फिर हर बार बुआ बड़े विश्वास के साथ यह कही कि मुझे क्या बावली समझ रखा है। बावली मतलब एक प्रकार से पगली या पागल समझ रखा है, जो
बिना बुलावे के चली जाऊंगी। इस प्रकार से सन्यासी महाराज को कहा कि मैं कोई पागल थोड़ी ना हूं जो मुझे बिना बुलाए ही मैं वहां चली जाऊंगी। इस प्रकार से सोमा बुआ ने कहा। अरे वह पड़ोस वाले की नंदा अपनी आंखों से बुलावे के लिस्ट में नाम देखकर आई है। फिर उसने क्या कहा कि पड़ोस वाली जो नंदा है उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि बुलावे वाले लिस्ट में मेरा नाम है, और बुलाएंगे क्यों नहीं, बुलाएंगे क्यों नहीं, शहर वालों को बुलवाएंगे और समधियों को नहीं बुलवाएंगे क्या। इस प्रकार से सोमा बुआ ने बात करते हुए बताया। फिर धीरे धीरे 3 बज चुके थे, समय निकलता जा रहा था, 3 बज चुके थे। बुआ अनमने भाव से छत पर इधर उधर घूमते राधा भाभी ने आवाज लगाई। तो 3 बजे तक सोमा बुआ जी थी वो इंतजार करते करते छत पर इधर उधर घूम रही थी। फिर राधा भाभी ने आवाज लगाई कि बुआ अभी तक नहीं गए क्या शादी में। तो इस प्रकार से फिर अचानक चौंकते हुए बुआ ने राधा से पूछा कि कितने बज गए हैं राधा। क्या कहा 3? सर्दी में तो दिन का पता ही नहीं चलता कि कब 3 बज गए। 3 ही बजे हैं और धूप सारी छत में ऐसे समेट गई मानो शाम हो गई है। फिर एकाएक जैसे ख्याल आया कि अभी भाभी के प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ था, तो जरा ठंडे स्वर में बोली, मुहूर्त तो 5 बजे का है ना। उन्होंने क्या कहा, मुहूर्त तो 5 बजे का है, जाऊंगी तो 4 बजे तक जाऊंगी। ऐसा करके उन्होंने राधा भाभी को बोल दिया। अभी तो 3 ही बजे हैं। बड़ी सावधानी से उन्होंने स्वर में लापरवाही का पुट दिया, मतलब थोड़ा सा लापरवाही पूर्वक कहा कि ठीक है अभी तो 3 ही बजे हैं, मैं 4 बजे जाऊंगी। बुआ ने छत पर अकेली गली में नजर खड़ी थी। बुआ छत पर थी और नजर गली में लगी हुई थी कि उनके पीछे से रस्सी पर धोती फैली। आगे देखते हैं क्या बता रहा है। धोती फैली हुई थी, उसमें कलफ लगा हुआ था और अभ्रक छिड़का हुआ था। अभ्रक मतलब थोड़ा सा चमकीली हुई कुछ टुकड़े। अभ्रक को बिखोरते हुए कण रह रहकर धूप से जाते रहे। ठीक वैसे ही जैसे किसी को भी गली में घुसता देख बुआ का चेहरा चमक उठता। मान लो कोई किसी को आते देख बुआ यह सोच में पड़ जाती कि जरूर ये मुझे वहां से बुलावा आया होगा। इस प्रकार से वो छत पर खड़ी खड़ी सोच रही थी। अब धीरे धीरे समय गुजरता गया। 7 बजे धुंधलके में राधा ने ऊपर से देखा कि दीवार से सटी गली की ओर मुंह किए एक छाया मूर्ति की दिखाई दे रही है। ठीक है, तो राधा ने क्या देखा कि ऊपर से छत से देखा कि एक हमारे छत पर महिला खड़ी है जो सटी हुई गली की ओर मुंह करते हुए छाया मूर्ति दिखाई दे रही है। ठीक है, तो उसका मन भर आया। बिना कुछ पूछे इतना ही कहा, बुआ सर्दी में खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही हो? आज खाना नहीं बनेगा क्या? 7 बज गए हैं। इस प्रकार से सोमा बुआ का जो इंतजार था कि मुझे बुलावा आएगा तो मैं जाऊंगी, और वो गली की तरफ ध्यान लगाते हुए बिल्कुल मूर्ति सी बन गई थी, उसका मन भर आया। फिर राधा ने पूछ ही लिया कि बुआ सर्दी में खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही हो? जैसे अचानक नींद से जागते हुए बुआ ने पूछा कि क्या? कहा 7 बज गए। फिर जैसे अपने से ही बोलते हुए कहा, पर 7 कैसे बज सकते हैं? मुहूर्त तो 5 बजे का था। और फिर एकाएक ही सारी स्थिति को समझते हुए स्वर में भरकस संयंत्र भरकर बनाकर बोली। भरकस मतलब
यथासंभव जहाँ तक हो सके उन्होंने स्वर को क्या कहा, संभालते हुए बोला कि अरे खाने का क्या है, अभी बना लूँगी, 2 जनों की तो खाना बनाना है, क्या खाना और क्या पकाना। इस प्रकार से उन्होंने दबे स्वर में कहा। फिर उन्होंने सूखी साड़ी को उतार लिया, नीचे जाकर अच्छी तरह से उसकी तह की, मतलब धीरे से उसे साड़ी को अच्छी तरीके से लपेट लिया। धीरे धीरे हाथों से चूड़ियाँ खोली, थाली में सजाया हुआ सारा सामान उठाया और सारी चीज़ें बड़े जतन से एकमात्र संदूक में ही रख दिया। इस प्रकार से सोमा बुआ को बुलावा न आने पर वो बहुत दुखी थी और फिर बड़े ही बुझे दिल से अंगीठी जलाने बैठ गई। ठीक है, तो कहानी का तात्पर्य थोड़ा सा ये निकलता है, ये समझ में आता है कि सोमा बुआ बहुत ही खुशी से मान रही थी कि उसे बुलावा आएगा। उनके जो देवर जी के समधी थे वे जरूर हमें शादी में बुलाएंगे, लेकिन धीरे धीरे समय निकलता गया, शाम के 7 बज गए, फिर भी उधर से बुलावा नहीं आया। और सन्यासी महाराज जी ने ये कह दिया था कि अगर बुलावा आए बगैर आप गए तो सोच लेना, समझ लेना। इस प्रकार से सोमा बुआ भी उस कार्यक्रम में, शादी के कार्यक्रम में नहीं जा पाई, लेकिन उसका मन बहुत दुखी था क्योंकि वे इस प्रकार के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी और अपनों के यहाँ तो नहीं बल्कि परायों के यहाँ भी अपना समझकर चली जाती थी। लेकिन यहाँ पर अपनों का बुलावा न मिलने पर भी उसका मन बहुत दुखी हुआ और उन्होंने पूरा सामान वापस रख लिया, है ना। तो इस प्रकार से सोमा बुआ की जो कहानी थी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी सुनकर लगा होगा कि समाज में किस प्रकार से लोग व्यवहार रखते हैं, किस प्रकार से सोमा बुआ लोगों से व्यवहार रखती थी, है ना। तो इस कहानी का आप ये बगल में चित्र देख रहे होंगे। इस प्रकार से उनका घर था गांव में छोटा सा, और सोमा बुआ जो इस शादी में बुलावा न आने पर फिर अपने आप को अकेला महसूस करने लगी। ठीक है, तो आज हम यहीं तक आपको बताएंगे। अगले दिन इस पाठ का गद्यांश आपको लिखवाएंगे और फिर अंत में प्रश्नों के उत्तर आपको लिखवाए जाएंगे। आप सभी ध्यान से पुस्तक को पढ़िए और जितना बताया जाता है उतना लिखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।